नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से बहुत से लोग हमारी कहानियां नियमित रूप से सुनते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारी सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया एक सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद और हौसला है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहें, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप कहां से हो, ताकि मुझे भी पता लगे मेरी वीडियो कहां जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं एक रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर हूं। लगभग 30 साल तक मैंने महाराष्ट्र की सड़कों पर ट्रक चलाया है। मुंबई, नासिक, पुणे और राज्य के कई दूर दराज इलाकों में माल पहुंचाना मेरा रोज का काम था। अंधेरी सड़कें, सुनसान रास्ते, खराब मौसम और रात भर की ड्राइविंग हमारे पेशे का हिस्सा थी। हम जैसे ट्रक ड्राइवरों के लिए डर कोई नई बात नहीं होती, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाती हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की ऐसी ही एक घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना 7 अगस्त 1988 की है। इतने साल बीत जाने के बाद भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मेरे साथ मेरा क्लीनर प्रशांत था। उम्र मुश्किल से 17-18 साल होगी। वह हमारे ही गांव का रहने वाला था और लगभग 1 साल से मेरे साथ ट्रक पर काम कर रहा था। स्वभाव से बहुत हंसमुख, बातूनी और हर वक्त मजाक करने वाला लड़का था, लेकिन उस रात के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। रात के करीब 8 बजे मैं नासिक से माल लेकर मुंबई के लिए निकला था। सुबह होने से पहले हमें माल पहुंचाना था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सड़क खाली थी, ट्रक बढ़िया चल रहा था और मौसम भी साफ था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, मौसम का मिजाज बदलने लगा। लगभग 9 बजे अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट आगे तक नहीं पहुंच पा रही थी। वाइपर पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई असर ही नहीं हो रहा हो। कुछ ही देर में सड़क पर पानी भर गया। आसपास के नाले उफान पर थे। हमें लगा कि आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए हमने दूसरा रास्ता पकड़ने का फैसला किया। लेकिन शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बारिश, अंधेरा और सुनसान रास्तों के बीच पता ही नहीं चला कि हम कब मुख्य सड़क छोड़कर किसी अनजान इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। न कोई ढाबा दिखाई दे रहा था, न कोई पेट्रोल पंप और न ही कोई बस्ती। बस बारिश की लगातार पड़ती आवाज और दोनों तरफ खड़े पेड़ों की काली परछाइयां हमारा पीछा कर रही थीं। तभी प्रशांत ने अचानक खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, दादा, उधर देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। सड़क से थोड़ा हटकर एक विशाल 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। बारिश की धुंध के बीच उसकी आकृति साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वह बहुत पुरानी और वीरान थी। उसकी सभी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह इमारत कई वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और हमारे पास रुकने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं थी, इसलिए हमने उसी इमारत की तरफ जाने का फैसला किया। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस वीरान इमारत के भीतर हमारा इंतजार क्या कर रहा था। अगर उस समय हमें जरा सा भी अंदाजा होता, तो शायद हम उस रात वहां रुकने की गलती कभी नहीं करते। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क से नीचे उतारा और उस इमारत की तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही पलों में हम उसके मुख्य दरवाजे के सामने खड़े थे। अब वह इमारत पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काली नमी जमी हुई थी, कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और सामने लगा लोहे का बड़ा गेट पूरी तरह जंग खा चुका था। गेट आधा खुला हुआ था और हवा चलने पर उससे एक अजीब सी चरमराहट की आवाज निकल रही थी। मैंने पहले इमारत को देखा, फिर प्रशांत की तरफ देखकर कहा, बारिश रुकने तक यहीं रुकते हैं। उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया
मैं ट्रक को अंदर बने पुराने पोर्च के नीचे ले गया ताकि कम से कम गाड़ी पर सीधे बारिश न पड़े। हम दोनों नीचे उतरे। बाहर की ठंडी हवा शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी मुख्य दरवाजे पर डाली। तभी हमारी नजर दरवाजे के पास लगे एक पुराने जंग खाए बोर्ड पर पड़ी। प्रशांत आगे बढ़ा और उस पर जमी धूल हाथ से हटाने लगा। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप पढ़ता रहा और फिर अचानक 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा, दादा, ये तो किसी पुराने मानसिक अस्पताल का बोर्ड है। उसके शब्द सुनते ही मेरे भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। मैंने फिर टॉर्च की रोशनी उस बोर्ड पर डाली। उस पर धुंधले अक्षरों में अस्पताल का नाम लिखा था और नीचे कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। यह सचमुच एक मानसिक रोग अस्पताल था जो शायद कई साल पहले बंद हो चुका था। प्रशांत तुरंत बोला, दादा, अंदर मत चलते हैं। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। सच कहूं तो मुझे भी उस जगह का माहौल अजीब लग रहा था, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश थी और अंदर कम से कम सिर छिपाने की जगह तो थी। फिर भी मैंने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम ट्रक में ही बैठते हैं। हम वापस ट्रक में आ गए। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। कुछ बिस्किट निकाले और हम दोनों ने थोड़ा बहुत खा लिया। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। समय गुजरता गया और घड़ी में 12 बज गए। प्रशांत तो कब का सीट पर सिर टिकाकर सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार खिड़की से बाहर उस इमारत को देख रहा था। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उसकी ऊपरी मंजिल की खिड़कियों पर जा रहा था। तभी अचानक ऊपर की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी चमकी। मैं चौंक गया। रोशनी बस एक पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। मैंने सोचा शायद बिजली चमकी होगी और उसका प्रतिबिंब कांच पर पड़ा होगा, लेकिन कुछ मिनट बाद वही रोशनी फिर दिखाई दी। इस बार वह कुछ सेकंड तक बनी रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉर्च लेकर कमरे के अंदर घूम रहा हो। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने आंखें मलकर फिर से देखा। रोशनी गायब हो चुकी थी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता था कि मैंने जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह अस्पताल सालों पहले बंद हो चुका है तो फिर उस कमरे में कौन था? मैं कुछ देर तक उसी खिड़की को घूरता रहा। शायद मैं खुद को समझाना चाहता था कि जो मैंने देखा वह मेरी थकान का असर था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। करीब 10 मिनट बाद वही खिड़की एक बार फिर रोशनी से चमक उठी। इस बार रोशनी पहले से ज्यादा देर तक रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति कमरे के अंदर टॉर्च लेकर इधर उधर घूम रहा हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि इमारत के अंदर कोई मौजूद है। मैंने तुरंत प्रशांत को हिलाकर जगाया। वह घबरा कर उठ बैठा और बोला, क्या हुआ दादा? मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया, लेकिन तब तक रोशनी गायब हो चुकी थी। प्रशांत ने कुछ पल खिड़की को देखा और फिर बोला, कुछ नहीं है दादा, आपको शायद वहम हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो देखा था वह सच था। समय धीरे धीरे बीतता गया। बाहर बारिश का शोर लगातार बढ़ रहा था। रात का लगभग 1 बज चुका था। मेरी आंखें भारी होने लगी थीं। मैं सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया। पता नहीं कब मेरी झपकी लग गई। तभी अचानक ट्रक के पिछले हिस्से पर इतनी जोरदार चोट लगी कि पूरा ट्रक हिल गया। ऐसा लगा जैसे किसी बहुत भारी चीज ने पूरी ताकत से ट्रक पर हमला किया हो। मैं घबराकर सीधा बैठ गया। प्रशांत भी चीखते हुए जाग गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों के कानों में सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। दादा, ये क्या था? प्रशांत की आवाज डर से कांप रही थी। पता नहीं, मैंने बाहर झांकते हुए कहा, लेकिन कुछ बहुत भारी चीज ट्रक से टकराई है। हम दोनों कुछ मिनट तक बिना हिले बैठे रहे। बाहर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार मैंने टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन पहले से थोड़ी कम थी। मैं सावधानी से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब मैं पीछे पहुंचा तो जो मैंने देखा
उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक के पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा गड्ढा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज ने पूरी ताकत से उसे अंदर की तरफ धक्का मारा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात वह नहीं थी। उस गड्ढे के चारों तरफ कीचड़ से बने कई निशान दिखाई दे रहे थे। पहली नजर में वे हाथों के निशान लग रहे थे, लेकिन वे इंसानी हाथों जैसे नहीं थे। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और निशान ऐसे बने थे जैसे किसी ने ट्रक की बॉडी को पकड़कर पूरी ताकत से झकझोरा हो। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। आसपास कोई नहीं था, न कोई इंसान, न कोई जानवर। मैं तेजी से वापस केबिन में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ? प्रशांत ने घबराकर पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताया। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर अचानक प्रशांत बोला, दादा, मुझे ट्रक में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। अगर जो भी था वह वापस आ गया तो? मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ देर पहले वही लड़का अस्पताल के अंदर जाने से डर रहा था और अब खुद अंदर चलने की बात कर रहा था। लेकिन उसकी बात में भी दम था। बाहर अंधेरा था, बारिश थी और हमें नहीं पता था कि ट्रक पर हमला किसने किया था। आखिरकार हमने फैसला किया कि बारिश रुकने तक इमारत के अंदर ही रुकना बेहतर होगा। हमें क्या पता था कि ट्रक के बाहर जो था उसे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज उस इमारत के अंदर हमारा इंतजार कर रही थी। हमने टॉर्च उठाई और सावधानी से ट्रक से नीचे उतर गए। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे। हम दोनों तेजी से उस इमारत के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब सी सीलन और सड़ांत की गंध हमारी नाक से टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई आया ही ना हो। सामने एक बड़ा हॉल था। दाईं तरफ एक पुराना रिसेप्शन काउंटर दिखाई दे रहा था। उसके पीछे टूटी हुई अलमारियां पड़ी थीं। फर्श पर पुराने कागज, टूटे हुए कांच और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर लगे नोटिस पीले पड़ चुके थे और कई जगह से फट भी गए थे। पूरी जगह में ऐसी खामोशी थी कि हमारी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। तभी दीवार पर लगा एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। उस पर कमरों और वार्डों की जानकारी लिखी हुई थी। वार्ड ए, वार्ड बी, मेडिकल रूम और ऊपर की मंजिल पर विशेष उपचार कक्ष। ये देखकर साफ हो गया कि यह कभी एक बड़ा मानसिक अस्पताल रहा होगा। प्रशांत मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आवाज धीमी हो चुकी थी। उसने कहा, दादा, जल्दी कोई जगह ढूंढ लेते हैं और सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। मैंने सिर हिलाया और हम दोनों हॉल से आगे बढ़ने लगे। नीचे के कई कमरे खुले हुए थे। कुछ के दरवाजे टूट चुके थे और कुछ अंदर से बंद थे। हर कमरे में धूल और वीरानी के अलावा कुछ नहीं था। तभी हमें ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। कुछ पल हम दोनों वहीं खड़े रहे। पता नहीं क्यों, उन सीढ़ियों को देखते ही मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। लेकिन नीचे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने ऊपर जाकर देखने का फैसला किया। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियों की चरमराहट पूरे भवन में गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ कमरे थे और उनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। जगह जगह पुराने लोहे के बेंच पड़े हुए थे, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। हम सावधानी से आगे बढ़ने लगे। अचानक प्रशांत ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं चौंक गया। क्या हुआ? उसने बिना कुछ कहे टॉर्च की रोशनी सामने वाली दीवार पर डाल दी। मैंने जैसे ही उधर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक कमरे की दीवार पूरी तरह खरोंचों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वर्षों तक अपने नाखूनों से उसे नोचा हो। सैकड़ों खरोंचें, कुछ गहरी, कुछ हल्की, और उन्हीं खरोंचों के बीच बड़े बड़े अक्षरों में मराठी भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था, मला सोडा मी वेडा नाही। मतलब, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं। कुछ सेकंड तक हम दोनों उस दीवार को घूरते रहे। मेरे गले में जैसे शब्द अटक गए थे। प्रशांत की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, दादा, चलिए नीचे चलते हैं, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। इस बार मैंने भी बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली।
हम तुरंत वापस सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। नीचे पहुंचकर हमने रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक कोना चुना। वहां से मुख्य दरवाजा भी दिखाई देता था और बाहर खड़ा ट्रक भी। हमने कुछ टूटी कुर्सियां और एक पुराना लोहे का बेंच खिसकाकर सामने लगा दिया ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। फिर वहीं काउंटर के पीछे बैठ गए। रात का लगभग 1:30 या 2 बज रहा था। बाहर बारिश का शोर अब थोड़ा कम हो चुका था। काफी देर तक हम दोनों जागते रहे, लेकिन लगातार सफर, थकान और ठंड की वजह से आखिरकार हमारी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर बीती होगी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज हमारे सामने रखे लोहे के बेंच को धीरे धीरे घसीट रही हो। गर्रर गर्रर। उस आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन अगले ही पल मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। प्रशांत वहां नहीं था। वह बिल्कुल मेरी बगल में सोया था, लेकिन अब उसकी जगह खाली थी। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। प्रशांत। कोई जवाब नहीं। मैं थोड़ा जोर से बोला, प्रशांत। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अब मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। मैंने टॉर्च उठाई और पूरे हॉल में उसे ढूंढना शुरू किया। बाथरूम देखा, रिसेप्शन के पीछे देखा, मुख्य दरवाजे के पास देखा, फिर बाहर जाकर ट्रक भी देखा, लेकिन प्रशांत कहीं नहीं था। और तभी मेरी नजर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर की मंजिल पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन वहां कहीं दूर से हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। वही रोशनी जो मैंने कुछ घंटे पहले खिड़की में देखी थी। और तभी मुझे सीढ़ियों पर धूल में बने पैरों के निशान दिखाई दिए। वे निशान बिल्कुल ताजा थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। मेरा दिल कह रहा था कि वापस लौट जाऊं, लेकिन दिमाग कह रहा था कि प्रशांत ऊपर है। मैंने टॉर्च को कसकर पकड़ा, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उन अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। ऊपर से आती हल्की पीली रोशनी ही अब मेरा सहारा थी। सीढ़ियों पर जमी धूल में साफ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे और वे सीधे ऊपर की मंजिल की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक बात अजीब थी। उन निशानों में सिर्फ प्रशांत के पैरों के निशान नहीं थे। उनके ऊपर और आसपास कुछ दूसरे निशान भी बने हुए थे, जैसे कोई और भी उसके साथ ऊपर गया हो। मैं खुद को समझाता रहा कि शायद ये पुराने निशान होंगे, लेकिन मन किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार मैं ऊपर पहुंच गया। ऊपर का गलियारा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों तरफ कमरों की लंबी कतार थी और हर दरवाजे पर नंबर लिखा हुआ था। मेरी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और हर चीज किसी भयानक सपने जैसी लग रही थी। गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर वही पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। वह एक कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कमरों के नंबर पढ़ते हुए मैं आगे जा रहा था। 201, 204, 207, 210 और फिर मैं आखिरी कमरे के सामने पहुंच गया। कमरा नंबर 213। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से पीली रोशनी बाहर फैल रही थी। मुझे अचानक याद आया कि नीचे लगे बोर्ड पर इसी कमरे का जिक्र विशेष उपचार कक्ष के रूप में किया गया था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके धीरे से आवाज दी, प्रशांत। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज लगाई, प्रशांत बेटा बाहर आ जा। लेकिन अंदर से सिर्फ सन्नाटा मिला। मैंने धीरे से दरवाजा और खोला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उसके ऊपर एक तेल का पुराना लैंप जल रहा था। यही पीली रोशनी का स्रोत था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लैंप में तेल कौन भर रहा था। यह अस्पताल तो वर्षों पहले बंद हो चुका था। कमरे के कोने में एक लोहे का पलंग रखा था। उसके पास एक भारी लकड़ी की कुर्सी थी जिसमें चमड़े के पुराने पट्टे लगे हुए थे, ऐसे पट्टे जिनसे किसी मरीज के हाथ और पैर बांधे जाते होंगे। और उसी कुर्सी के सामने प्रशांत खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे कोई मूर्ति हो। प्रशांत, मैंने फिर आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उसके करीब पहुंचा। अब मैं साफ देख सकता था कि उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी
उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी कलाई पर गहरी लाल खरोंचें थीं जिनसे हल्का हल्का खून निकल रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ो, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ो। मेरे कदम वहीं रुक गए। वह आवाज प्रशांत की नहीं थी, वह किसी बूढ़े आदमी की भारी और टूटी हुई आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने डरते हुए कहा, प्रशांत, क्या कर रहा है तू? लेकिन वह लगातार वही वाक्य दोहराता रहा, मुझे छोड़ो, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ो। हम अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं दिखाई दे रही थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा, जैसे उसकी आंखों से जीवन ही गायब हो गया हो। उसका मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ था और उसके होंठ बिना रुके कांप रहे थे। मैं डरकर 2 कदम पीछे हट गया। तभी उसके हाथ से वह पुरानी फाइल नीचे गिर गई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, दादा, दादा, मुझे बचाइए। यह फिर से प्रशांत की आवाज थी। मैं तुरंत उसके पास भागा। वह बुरी तरह रो रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दादा, मैं यहां कैसे आया? मुझे कुछ याद नहीं, मैं नीचे था, फिर अचानक मैं यहां कैसे पहुंच गया? मैंने उसे संभालने की कोशिश की, फिर जमीन पर पड़ी फाइल उठाई। उसके पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, रघुनाथ मोरे, उम्र 47 वर्ष, बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया, विशेष निगरानी आवश्यक। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि मरीज बार बार कमरे से भागने की कोशिश करता है। तीसरा पन्ना खोला, उसमें दर्ज था कि उसे कमरा नंबर 213 में अकेले रखा गया है। और फिर आखिरी रिपोर्ट पर मेरी नजर पड़ी। उस रिपोर्ट को पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, दिनांक 7 अगस्त 1978, मरीज रघुनाथ मोरे की मृत्यु कमरा नंबर 213 में हुई। मृत्यु से पहले मरीज लगातार एक ही बात दोहराता रहा, मला सोडा, मी वेड़ा नाही। मैंने तारीख दोबारा पढ़ी, 7 अगस्त, ठीक वही तारीख। आज भी 7 अगस्त थी, यानी ठीक 10 साल पहले इसी दिन, इसी कमरे में उसी आदमी की मौत हुई थी। और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा कमरा कांप उठा। मैं और प्रशांत दोनों डर कर उछल पड़े। मैं दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा, पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन चुका था। और तभी प्रशांत की कांपती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, दादा, पीछे देखिए। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरे हाथ वहीं रुक गए। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई और जैसे ही मेरी नजर कमरे के कोने में रखे उस लोहे के पलंग पर पड़ी, मेरे शरीर का खून मानो जम गया। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। पलंग पर अब कोई बैठा हुआ था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि जब हम कमरे में आए थे तब वहां कोई नहीं था, लेकिन अब वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका शरीर बेहद दुबला पतला था। उसने सफेद रंग का पुराना अस्पताल वाला कुर्ता पहन रखा था जो कई जगह से फटा हुआ था। उसके दोनों हाथ घुटनों पर टिके हुए थे और सिर नीचे झुका हुआ था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई थी कि उसकी धीमी धीमी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। मेरा दिमाग बार बार यही कह रहा था कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन वह वहां था, बिल्कुल हमारे सामने। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाना शुरू किया। पहले उसकी ठुड्डी दिखाई दी, फिर होंठ, फिर नाक और आखिर में उसकी आंखें। उन आंखों को देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। वे आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी। वे बिल्कुल कांच की तरह बेजान थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी अंधेरे को घूर रही हों। उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। पहले आवाज बहुत धीमी थी, फिर वह साफ सुनाई देने लगी, मुझे छोड़ो, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ो। वही शब्द, वही दर्द, वही गुहार। अचानक उसने अपनी गर्दन झटके से हमारी तरफ घुमाई। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से टकराईं और उसी पल कमरे का तापमान जैसे एकदम गिर गया। मेरी सांसों से धुंध निकलने लगी।
प्रशांत डर के मारे मेरे पीछे छिप गया। वह बूढ़ा धीरे धीरे पलंग से नीचे उतरा। उसके पैर जमीन को छू तो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह चल नहीं रहा, बल्कि फर्श के ऊपर तैर रहा हो। उसका हर कदम हमारी तरफ बढ़ रहा था। 1, 2, 3, और हर कदम के साथ उसकी फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। प्रशांत रोने लगा। दादा, दादा, हमें यहां से निकलना होगा। मैं भी जानता था कि अगर हम यहां कुछ और देर रुक गए तो शायद जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वह पुरानी फाइल अब भी मेरे पैरों के पास पड़ी थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे, एक एक करके, धीरे धीरे। जब आखिरी पन्ना खुला तो मेरी नजर उस पर लिखी आखिरी लाइन पर पड़ी, और उसे पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था, मृत्यु के बाद भी मरीज स्वयं को जीवित समझता है। मैंने घबराकर फाइल बंद कर दी, लेकिन तभी कमरे के चारों कोनों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज, और कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा उन आवाजों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल के सभी पुराने मरीज एक साथ जाग गए हों। दीवारों पर खरोंचें अपने आप बढ़ने लगीं, चर्र चर्र चर्र, जैसे कोई अदृश्य हाथ नाखूनों से दीवारें नोच रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली, और जो देखा उससे मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। दीवार पर नई खरोंचें बन रही थीं, और वे खरोंचें मिलकर एक ही वाक्य लिख रही थीं, मुझे छोड़ो। प्रशांत अब बुरी तरह कांप रहा था। अचानक उसने मेरी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दर्द होने लगा। दादा, पीछे पीछे देखो। मैंने पलटकर देखा। वह बूढ़ा अब हमसे सिर्फ कुछ कदम दूर था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे अंधेरे में कई और आकृतियां खड़ी थीं, धुंधली, टूटी हुई, जैसे अधूरे इंसान। कुछ के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ की आंखें पूरी काली थीं, कुछ दीवार के अंदर आधे समाये हुए खड़े थे, और उन सभी की नजरें सिर्फ हम दोनों पर थीं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी। पूरा अस्पताल किसी अभिशाप में जकड़ा हुआ था, और शायद हमने अनजाने में उस अभिशाप को जगा दिया था। तभी अचानक कमरे का लैंप जोर जोर से टिमटिमाने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर पूरी रोशनी बुझ गई। कमरा फिर से गहरे अंधेरे में डूब गया। लेकिन अंधेरा होने से पहले मैंने आखिरी चीज जो देखी, वह आज भी मेरे सपनों में आती है। उस बूढ़े का चेहरा अब मेरे सामने था, और उसके होंठ धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता हो, या फिर मुझे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हो। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। मुझे अपने सामने खड़े उस बूढ़े का चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस कुछ इंच की दूरी पर खड़ा हो। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, और प्रशांत का हाथ अब भी मेरी बांह को कसकर पकड़े हुए था। तभी अंधेरे के बीच वही भारी आवाज गूंजी, मुझे छोड़ो। उस आवाज में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, उसमें दर्द था। इतना दर्द कि सुनकर भी शरीर कांप जाए। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च जलाने की कोशिश की। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अचानक टॉर्च जल उठी। रोशनी फैलते ही मैंने सबसे पहले सामने देखा। वह बूढ़ा गायब था। कमरा फिर से खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी, क्योंकि अगले ही पल मेरी नजर फर्श पर पड़ी। धूल से भरे फर्श पर दर्जनों पैरों के निशान बने हुए थे, और वे सभी निशान हमारी तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सेकंड पहले वहां बहुत सारे लोग खड़े रहे हों, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने तुरंत प्रशांत का हाथ पकड़ा। चल, अभी इसी वक्त यहां से निकलते हैं। हम दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। इस बार मैंने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया, और आश्चर्य की बात यह थी कि दरवाजा तुरंत खुल गया, जैसे वह कभी बंद हुआ ही ना हो। हम गलियारे में निकल आए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम पूरी ताकत से भाग रहे थे। गलियारे में हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ
कि हमारे कदमों के अलावा भी एक और आवाज आ रही है। ठक ठक ठक, भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने रफ्तार और बढ़ा दी। प्रशांत भी मेरे साथ भाग रहा था, लेकिन वह आवाज लगातार हमारे पीछे बनी हुई थी। हम सीढ़ियों तक पहुंचे और तेजी से नीचे उतरने लगे। तभी ऊपर गलियारे के आखिरी छोर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। वह हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें पागलपन था, दर्द था और एक अजीब सी खुशी भी। मैंने ऊपर देखने की गलती कर दी और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों की ताकत लगभग खत्म हो गई। कमरा नंबर 213 के बाहर वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से एक तरफ झुकी हुई थी, आंखें पूरी खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। वह हमें देख रहा था, सीधे हमें, और फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, जैसे हमें वापस बुला रहा हो। आओ, वापस आओ, उसकी आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं और सीढ़ियां उतरने लगा। कुछ ही सेकंड बाद हम नीचे हॉल में पहुंच गए, लेकिन नीचे पहुंचकर भी राहत नहीं मिली, क्योंकि अब पूरा हॉल बदल चुका था। जहां पहले टूटी कुर्सियां और पुराना रिसेप्शन था, वहां अब सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। दीवारों पर लगी ट्यूबलाइटें जल रही थीं, रिसेप्शन के पीछे फाइलें करीने से रखी हुई थीं। कॉरिडोर में सफेद कपड़े पहने लोग चलते दिखाई दे रहे थे। कुछ मरीज थे, कुछ डॉक्टर, कुछ नर्सें। मैं और प्रशांत वहीं रुक गए। हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ सेकंड पहले तक जो इमारत खंडहर थी, वह अचानक फिर से अस्पताल कैसे बन गई। तभी एक स्ट्रेचर तेजी से हमारे सामने से गुजरा। उस पर कोई मरीज बंधा हुआ था। वह लगातार चीख रहा था, मी वेड़ा ना ही, मतलब मैं पागल नहीं हूं। उसकी आवाज सुनकर मेरा खून जम गया, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं, रघुनाथ मोरे का था। वही चेहरा जो हमने फाइल की तस्वीर में देखा था। एक पल के लिए उसने गर्दन घुमाई, उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी और फिर उसने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ इशारा किया, जैसे वह मुझे कुछ दिखाना चाहता हो या किसी चीज से सावधान कर रहा हो। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा और उस क्षण मेरी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि कॉरिडोर के दूसरे छोर पर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। बिल्कुल मेरी ही शक्ल, मेरे ही कपड़े, और उसके बगल में खड़ा था प्रशांत। लेकिन दोनों के चेहरे भावहीन थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा छीन ली हो। और फिर वे दोनों धीरे धीरे मुड़े और कमरा नंबर 213 की तरफ चलने लगे। मैं और प्रशांत ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या कोई भ्रम, लेकिन एक बात साफ थी, हमें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना था। मैंने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइटें एक साथ झपकने लगी। एक पल रोशनी होती और दूसरे ही पल अंधेरा छा जाता। हर बार अंधेरा होने पर मुझे ऐसा लगता जैसे कोई हमारे और करीब आ रहा हो। हम दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आखिरकार दरवाजा खुल गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन पहले से काफी कम थी। हम दोनों बिना रुके ट्रक की तरफ भागे। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा हो। कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं ट्रक तक पहुंचा, जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गया। प्रशांत भी दूसरी तरफ से अंदर आ गया। मैंने तुरंत दरवाजे लॉक किए और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार इंजन नहीं चला, दूसरी बार भी नहीं। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। तभी प्रशांत ने खिड़की से बाहर देखते हुए डर के मारे फुसफुसाकर कहा, दादा, उधर देखो। मैंने खिड़की की तरफ देखा। अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर कोई खड़ा था। बारिश की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। फिर अचानक बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में मैंने उसे साफ देखा। वह वही बूढ़ा आदमी था, रघुनाथ मोरे। वह हमें ही देख रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। मला सोड़ा। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं और फिर एक बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। ट्रक सीधे पोर्च से बाहर निकाला, गेट पार किया
और सड़क पर चढ़ा दिया। कुछ मिनट तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ इंजन की आवाज और हमारी तेज चलती सांसें सुनाई दे रही थीं। करीब आधे घंटे बाद जब हम मुख्य हाईवे पर पहुंचे, तब जाकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि तभी प्रशांत ने अपनी कलाई मेरी तरफ बढ़ाई। वहां 5 उंगलियों के गहरे लाल निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा हो। और उन निशानों को देखते ही मेरे दिमाग में एक ही बात घूमने लगी, अगर वह चीज सचमुच हमारे साथ अस्पताल से बाहर आ गई हो तो? दोस्तों, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं बहुत जल्द एक और सच्ची, रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर आपको आज की यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही सच्ची, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। क्या आप कभी ऐसी किसी सुनसान जगह पर गए हैं जहां आपको किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हुआ हो? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें।